जहाँ से आप लोग अंदर गए हैं वहीं पर खड़े, जहाँ पे आप लोग गाड़ी जहाँ अंदर गए ना वहीं पे। दूसरी बात, ये लद्दाख जो है लेह और करगिल जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के निवासी 98% शेड्यूल ट्राइब ये बेनिफिट मिले। इसलिए हमारा ये है यहाँ पे जो हमारे मनु की हिफाजत करते हैं, तो उनका यहाँ पर एक डिफेंस कॉलोनी है जिसको अबेस कॉलोनी के नाम से हमने ने इनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया, ना वहाँ सड़कें ठीक है, ना कि इनके लिए एक स्पेशल फंड ये डिफेंस मिनिस्ट्री से दिए को फुल फ्लेज रेजिमेंट बनाया जाए। आपके ऊपर हमारा भरोसा है, जितना हम इस दुर्गम क्षेत्र में हम बैठे हैं, हमारे समस्या आपको पता है, लिहाजा जनाबे राजनाथ सिंह साहब लद्दाख आने पर हमारे लोगों के बीच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं ये मुझे पूरा उम्मीद है आप बार बार यहाँ पर आएंगे और हमारे लद्दाख के जो समस्या है आप इनको हल कर। श्यामचंद्र जी अभिनंदन भाषण के लिए। अब इसके बाद में समय ज्यादा ना लेते हुए राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर, श्री सुल्तान चौंग पार्लियामेंट मेंबर, तेने दिरिंगी का इसके मता है राजनाथ सिंह ले लंपोक सुम्पास को तेनले खों संग मां दिरिंग लाफिनांगा काम सुल्तान चौंग कुंदुन ते दाने सीसी एजुक्ते पिन्ने जेस कुशाबिनले लोर्गु जुक्ते ते दाने माताई कौंसल ऑफिस पर सुल्तान साहिब जेस इंपिनले ते माता कौंसल ऑफिस इस्ता ते बिल्डिंग बताऊं मातला सेवेज भी नहीं होते नोगे मार बात खिदमती ये ते बात खिता का समाची है जाता है कौन अच्छी हालत देते तो मैं क्या युद्ध पिंजरूर ले कांग्रेस से 60 साल हुकूमत इनामा मुसलमानी हालत को आदिवासी संतुष्ट लड़कानो दिरी नरेंद्र मोदी मौलानो साहब का विकास साहब के साथ लिना मुसलमान ना बुद्धि नाते ओपे ना खोनी गंगदिरिया दूर दुगलो चीजू मोल दुगलो खोन दुख सेनो कदू चिक मुसलमान ला एजाद बीजेपी ना योग शायद कांग्रेस ना बिल्कुल मत क्या मुझे ना माता लीडर को सुल्तान जाम नांग सिरिंग लागरूक जुगते नोगले चीजों की जीवाचा ने मी श्री राजनाथ सिंह जी कुछ नीचे नहीं है लगाने के लिए कुछ ऊंचा मुस्तफा आबिदी साहब और यहां के कैंडिडेट चेयरिंग दोरजे और यहां के सभी काउंसलर्स, लामा न्यांतक, दोरयाज मुतुप, ग्यालपी, वांगल है और पुंखोक पुंचोक ये काउंसिलर नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहां उपस्थित मेरे लद्दाख कारगिल के बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जोले बोलता हूं। बहनों भाइयों, लद्दाख में कई बार आ चुका हूं। कई पब्लिक मीटिंग्स को भी हमने लद्दाख और कारगिल में एड्रेस किया है और आज
इस पोलो ग्राउंड में मैं जितनी बड़ी भीड़ यहां पर मैं देख रहा हूं, इस भीड़ के कारण मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है कि अब लेह की जनता ने, कारगिल की जनता ने मन बना लिया है। लेह, लद्दाख, कारगिल से और निब्रू से यदि कोई जीत कर जाना चाहिए तो बीजेपी कैंडिडेट जीत कर जाना चाहिए। लोगों ने मन बना लिया है। कल मैं जम्मू में था, 2 पब्लिक मीटिंग्स को हमने जम्मू में एड्रेस किया था। जम्मू में इसके पहले भी कई बार हमने पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस की है, लेकिन उतनी बड़ी क्राउड मैंने कभी नहीं देखी थी जितनी बड़ी क्राउड कल अपने पब्लिक मीटिंग्स में हमको देखने को मिली है। और यह देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोगों ने अब यह मन बना लिया है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से हमको छुटकारा मिलना चाहिए और उसी बीजेपी की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी बननी चाहिए जिस बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में है। यह लोगों ने मन बना लिया है। जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, बहनों भाइयों, जब लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लद्दाख को कभी भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी लद्दाख को भूल नहीं सकती है। लद्दाख केवल हमारा मुकुट नहीं है, लद्दाख हमारा केवल मुकुट ही नहीं है बहनों भाइयों, लद्दाख और कारगिल तो हमारे जिगर का टुकड़ा है और इसे हम जिगर के एक टुकड़े के रूप में मानते हैं। हम आपको छोड़ नहीं सकते। हिंदुस्तान की सीमाओं की रखवाली जहां हमारे मिलिट्री के जवान करते हैं और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस करती हैं, वहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा की रखवाली में आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। बीजेपी इसे कभी भूल नहीं सकती। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके साथ कांग्रेस ने अथवा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अथवा पीडीपी ने कभी इंसाफ नहीं किया है। बराबर आपको धोखा देकर, आपकी आंखों में धूल झोंककर, आपको गुमराह करके इन सारी राजनीतिक पार्टियों ने वोट हासिल किया है और अपनी बराबर जम्मू कश्मीर में इन्होंने सरकार बनाई है। कभी आर्टिकल 370 का आपको भय दिखाते हैं, कहते हैं बीजेपी आएगी, आर्टिकल 370 को रिपील कर देगी। दुनिया के देश के दूसरे देशों से आकर लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बसने लगेंगे और इस बार भी यही भय जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को दिखाया जा रहा है। बहनों भाइयों, यह असेंबली का चुनाव चल रहा है। असेंबली का चुनाव यदि होना चाहिए तो गुड गवर्नेंस के आधार पर होना चाहिए, डेवलपमेंट के मुद्दे पर होना चाहिए। कौन राजनीतिक पार्टी यहां अच्छी सरकार दे सकती है और कौन यहां विकास कर सकता है, इस मुद्दे पर होना चाहिए। जनता के अंदर भय पैदा करके ये जनता का वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है यदि जनता का समर्थन हासिल करना है, जनता का वोट हासिल करना है, तो उनके दिल में दहशत पैदा करके वोट नहीं हासिल किया जा सकता, बल्कि उनके दिल में प्यार और मोहब्बत पैदा करके ही उनका वोट हासिल किया जा सकता है। और आपके दिलों में वही प्यार और मोहब्बत का जज्बा पैदा करके ही हम आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस बार जैसा माहौल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी राजनीतिक पार्टियों ने मान लिया है कि हम लोगों की टक्कर आपस में नहीं है, बल्कि यदि टक्कर है यदि किसी के साथ तो वह बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में है। अब इस बात सभी ने मान लिया। पहले यह मानते थे बीजेपी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आपस में ही लड़ते थे, लेकिन इस बार का जो माहौल बना है, सबने स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी अब यहां सरकार बनाने की ओर तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। अब पहली बार यहां पर ऐसा हुआ है। और यहां तक
बीजेपी का प्रश्न है। मैं आपसे यही अपील करने के लिए यहां पर आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि बीजेपी को आप जीत दिलाइए, बीजेपी को आप विजय दिलाइए। बीजेपी लद्दाख की जो अहमियत है उस अहमियत को समझती है और उस अहमियत के आधार पर ही लद्दाख और कारगिल की जो समस्याएं हैं प्राथमिकता के आधार पर प्रायोरिटी बेसिस पर हम उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम आपको यह यकीन दिलाना चाहते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ रिश्ता केवल आर्टिकल 370 का रिश्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ हमारा रिश्ता हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक रिश्ता भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ है। आपके साथ दिली रिश्ता है बहनों भाइयों। आर्टिकल 370 का भय दिखाकर यह वोट हासिल नहीं कर सकते। मैं इनसे कहना चाहता हूं आर्टिकल 370 पर बहस तो होनी ही चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग यदि तैयार होते हैं कि आर्टिकल 370 रिपील यदि होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। यदि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस यदि नहीं मिल पा रहा है तो आर्टिकल 370 ही उसके लिए जिम्मेदार है। यहां पंचायतों के जो प्रमुख आए हैं, पंचायतों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो मिलने चाहिए उसमें भी सबसे बड़ी अड़चन यदि कोई है तो वह आर्टिकल 370 है। यहां के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, यहां की बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसमें भी सबसे बड़ी यदि कोई अड़चन, सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो आर्टिकल 370 है। फैसला आप लोग करिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा है आर्टिकल 370 पर बहस होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं इस पर बहस की शुरुआत आप सभी करिए। और इस कांग्रेस ने तो 60 वर्षों तक लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुकूमत चलाई है। 60 वर्षों का समय मेरे बहनों भाइयों, किसी मुल्क को बनाने के लिए यह कोई कम समय नहीं होता है। लेकिन क्या किया है इन्होंने? इनकी रॉन्ग पॉलिसीज के कारण ही, इनकी गलत नीतियों के कारण ही आज हमारे जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और चीन के कब्जे में। क्या यह भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है? आज आप जानते हैं कि अक्साई चीन पर भी चीन का कब्जा है और साथ ही साथ लद्दाख के भी बड़े भूभाग पर उसका कब्जा बना हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जहां तक पाकिस्तान और चीन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं। इन दोनों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, इनके साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते होने चाहिए। हम तो यह चाहते हैं क्योंकि हम इस हकीकत को समझते हैं दोस्त बदल जाता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। इस कारण हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हम चाहते हैं। लेकिन अच्छे रिश्ते बनाने के लिए दोस्ती का हाथ पाकिस्तान को भी बढ़ाना होगा, चीन को भी बढ़ाना होगा और साथ ही साथ भारत के साथ जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को भी सुलझाना होगा। तभी भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो सकती है, नहीं तो वरना हमारी दोस्ती किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। पहले हमारा चीन पड़ोसी देश नहीं था, लेकिन चीन यदि हमारा पड़ोसी देश यदि बना है तो वह भी कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही पड़ोसी देश बना है। पहले हमारा पड़ोसी देश नहीं था। तिब्बत का यह बफर स्टेट था। यह तिब्बत के साथ भारत का रिश्ता किसने तोड़ा है? तिब्बत के साथ भारत का रिश्ता यदि किसी ने तोड़ा है तो बहनों भाइयों कांग्रेस ने तोड़ा है, बीजेपी ने नहीं तोड़ा है। चीन को भी इस हकीकत को समझना चाहिए। पहले चीन और हिंदुस्तान के बीच कितने अच्छे रिश्ते थे कि
चीन और हिंदुस्तान के बीच तिब्बत के माध्यम से ले होते हुए सारा ट्रेड, सारा व्यापार होता था, लेकिन आज वह सब टूट गए और आज की तारीख में भारत और चीन के बीच $70 बिलियन का ट्रेड होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि दोनों देशों के बीच रिश्ते यदि ठीक हो जाएं, तो यह भारत और चीन के बीच का जो ट्रेड है, जो $70 बिलियन का होता है, संभवतः वह बढ़कर $100 बिलियन से भी अधिक हो सकता है। ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। लद्दाख के भी हालात बदल सकते हैं और लद्दाख के साथ साथ चीन के भी हालात बदल सकते हैं, हिंदुस्तान के भी हालात बदल सकते हैं और हमारा यह भारत और चीन दोनों विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति भी बन सकते हैं। विश्व व्यापार में हमारी एक अहमियत बन सकती है। लेकिन इसके बारे में चीन को सोचना होगा, पाकिस्तान को सोचना होगा और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सीमा विवाद को सुलझाना होगा। क्योंकि जब तक यहां पर बीजेपी की सरकार है, मैं आपको विश्वास में दिलाता हूं, चाहे लद्दाख की जमीन हो, चाहे हमारे कश्मीर की जमीन हो अथवा भारत के कहीं की जमीन हो, इस जमीन के ऊपर किसी भी विदेशी को आंख उठाकर देखने की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं देंगे। यदि इस पर आंख उठाकर देखने की कोई कोशिश करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बहनों भाइयों, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी देशों को एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का यह सम्मान करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं यह हो सकता है कि इस 21वीं सदी में भारत आकर इस निर्णायक मोड़ पर खड़ा हो जाए। ऐसे हालात यहां पर पैदा हो सकते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सवाल है, मेरे बहनों भाइयों, मैं जानता हूं यह बहुत बड़ा एक टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बनाया जा सकता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर आ सकते हैं। एक आकर्षक केंद्र इसे बनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आपने 60 वर्षों तक यहां हुकूमत चलाई है, आपने क्या इंसाफ किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। बहनों भाइयों, इस सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपके साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया। कभी जाति, कभी पंथ, कभी मजहब के आधार पर तफरका पैदा करके इन लोगों ने आपसे वोट हासिल किया। बीजेपी का मानना है राजनीति जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानकर ही अपने कदम आगे बढ़ाती है। मैं जानता हूं कारगिल के रहने वाले हमारे शिया मुसलमान भाई कारगिल की अपनी जमीन, जो भारत की जमीन है, उसे अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं और उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहते हैं। इस हकीकत को भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझती है। लेकिन क्यों नहीं कांग्रेस ने इतने अच्छे, इतने खूबसूरत जगह को एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में क्यों नहीं डेवलप किया? और मैं सोचता हूं कि यह लद्दाख एक टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप कर दिया जाए तो बहनों भाइयों, यहां के हजारों नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिल सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं बेरोजगारी इस लद्दाख की एक सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी से हिंदुस्तान के नौजवानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, इस बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है और उस स्कीम का नाम है मेक इन इंडिया स्कीम। हाल में ही उसे लॉन्च किया है और दुनिया के सारे देशों में रहने वाले जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
उनको आमंत्रित किया है कि तुम भारत में आओ और भारत में आकर यहां पर उद्योग लगाओ, यहां पर इंडस्ट्रीज लगाओ, बड़े बड़े काम काज करो और 49% शेयर तुम्हारा होगा, 51% शेयर भारत का होगा। और जब बड़े बड़े उद्योग यहां पर लगेंगे तो स्वाभाविक है कि भारत के रहने वाले हमारे बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा। बहनों भाइयों, इसीलिए उन्होंने मेक इन इंडिया यह स्कीम लॉन्च की। अभी तक भारत की इंडस्ट्रीज का बना हुआ सामान यदि कोई देखता है जिस पर लिखा होता है मेक इन इंडिया, तो लोग समझते हैं कि यह इंफीरियर क्वालिटी का सामान है। लेकिन यदि किसी सामान पर मेड इन यूएस, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान लिखा होता है तो लोग समझते हैं कि यह बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का सामान है और उसे ही लोग खरीदना चाहते हैं। लेकिन 10 वर्षों के अंदर हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में कैसे हालात पैदा करेंगे कि भारत की इंडस्ट्रीज का बना हुआ माल जिस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा, वह यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका का सामान न खरीदें बल्कि मेड इन इंडिया का सामान खरीदें। हम ऐसे हालात इसे हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं। इससे हमारी बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा। बहनों भाइयों, अभी तक हमारी सरकार के आए के बामुश्किल 6 महीने हो रहे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 6 महीने पहले लगातार 10 वर्षों तक आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार देखी है। क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस की हुकूमत के रहते लगातार 10 वर्षों तक महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है? बढ़ी है कि नहीं है महंगाई कांग्रेस की हुकूमत में? उसके पहले भी हम लोगों की 6 वर्षों तक 98 से लेकर 2004 तक आप लोगों ने सरकारें देखी थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 6 साल तक 98 से लेकर 2004 तक हम लोगों ने बहने भाइयों इस हिंदुस्तान में महंगाई को नहीं बढ़ने दिया था। क्या कारण है कि जब जब कांग्रेस आती है तभी महंगाई बढ़ने लगती है? उसका कारण यह है कि जब जब कांग्रेस आती है तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और यह बराबर गलत आर्थिक नीतियां बनाते हैं। इसी कारण हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ती है और कोई दूसरा कारण नहीं है। 6 महीने से केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन 6 महीने में आपने देखा होगा कि लगभग पेट्रोल की कीमत 11 रुपए के आसपास, 10.5-11 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है और डीजल की कीमत में भी 3.5 रुपए की कमी आ गई है। क्या कांग्रेस की हुकूमत में कभी पेट्रोल और डीजल की कीमत घटते हुए भी आपने सुना था? लेकिन 5 महीने में आपने देखा होगा कई बार पेट्रोल की कीमत घटी है और डीजल की भी कीमत घटी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत यदि घटने लगती है तो बहनों भाइयों, आपकी दुकानों पर जहां से आप सामान खरीदते हैं वह सामान भी उन दुकानों पर यदि पहुंचता है तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली मोटर गाड़ियों पर ही लदकर ही वह सामान उन दुकानों पर पहुंचता है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से उन सामानों की भी कीमत बढ़ जाती है और महंगाई की मार से देश की जनता को जूझना पड़ता है, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, 6 महीने में महंगाई पर हम लोगों ने काबू पा लिया है, लेकिन 1 साल के अंदर हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि महंगाई पर पूरी तरह से हम काबू पाने में कामयाब होंगे। यह आपको मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, क्योंकि महंगाई की सर्वाधिक मार यदि किसी को झेलनी पड़ती है तो जो गरीब होता है, जो मिडिल क्लास होता है, उसी को ही सर्वाधिक उसकी मार झेलनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं और मुझे लगता है कि अब मुझे भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 6 महीनों के अपने शासनकाल में जैसे हालात इसे हिंदुस्तान में पैदा किए हैं, हिंदुस्तान की जनता का भरोसा इस सरकार के ऊपर, दिल्ली में चलने वाली सरकार के ऊपर बढ़ा है।
हम आपके भरोसे को कभी तोड़ेंगे नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां तक लद्दाख की क्षेत्र की समस्याओं का सवाल है, मैं लद्दाख क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं से परिचित हूं। कई मामलों में हम काम करना भी हमने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट होने के कारण बहुत सारी चीजें हम अभी नहीं कर पाए। लेकिन समस्याओं का जहां तक सवाल है, मैं जानता हूं कि प्रमुख रूप से यहां क्या क्या समस्याएं हैं। एक तो यूनियन टेरिटरी की आपकी समस्या है, यह है कि नहीं है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए और भोटी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए, यह भी आपकी समस्या है। और साथ ही यहां पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द बुद्धिस्ट स्टडीज है, उसको आप चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाना चाहिए, यही चाहते हैं ना। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जो यहां पर स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है, वही जम्मू कश्मीर के राज्य के कर्मचारियों को भी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए, यह भी चाहते हैं। और साथ ही साथ एयर फेयर में भी सब्सिडी लोग चाहते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। यह डिमांड भी यहां के लोगों की है, यही डिमांड है मुख्य रूप से। और एक डिमांड और हमारी जानकारी में लाई गई है, नीमू दारचा रोड। नीमू दारचा रोड, ये जो नीमू से लेकर हिमाचल प्रदेश को जो जोड़ती है, यह भी जानकारी में हमारी लाई गई है। और साथ ही साथ जिस समय हमारे सांसद यहां के तुफसंग जी भाषण कर रहे थे, उस समय उन्होंने लद्दाख और कारगिल को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने की बात कही है। क्यों तुफसंग, यही इन्होंने कहा है। एक आपकी डिमांड यह भी है। बहनों भाइयों, मैं अपनी मुंह से कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता इन प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि देश का होम मिनिस्टर होने के कारण चुनाव चल रहा है, हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है। हर चीज हम इस तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी सरकार का इंटेंशन क्या है, यह हमारे आपके सांसद तुफसंग जी को अच्छी तरह जानकारी में है, वह जानते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लद्दाख के सवाल पर हमारे इंटेंशन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है, यह मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। और मैं कहूंगा आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तुफसंग चांग जी से कि आप चुनाव समाप्त हो जाने के बाद आप दिल्ली आइए, इन सब सारी समस्याओं के संबंध में हम सारे जिन अधिकारियों को बैठाने की आवश्यकता होगी उन अधिकारियों को भी बैठाएंगे। जरूरत होगी प्रधानमंत्री जी से बात करने की तो हम प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे, और अपनी तरफ से जितना जो भी प्रयत्न हो सकता है इस लद्दाख के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, बहनों भाइयों, वह प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, हम आपको यह यकीन दिलाना चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान में एक हवा चल रही है, हवा ही नहीं बल्कि एक लहर चल रही है परिवर्तन की, और लोगों ने 6 महीने पहले एक परिवर्तन करके दिखाया है इसे हिंदुस्तान में। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हिंदुस्तान में बनी है। बहनों भाई, आजादी के 67 ईयर्स में कभी भी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी सेंटर में नहीं मिली थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को इस हिंदुस्तान की जनता ने सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए क्लियर मेजॉरिटी दी है, और वह वेव आज तक चल रही है। आपने देखा कि आज के महीने भर पहले हरियाणा और महाराष्ट्र 2 स्टेट के चुनाव हुए। हरियाणा में कभी भी इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी भी हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और महाराष्ट्र में भी हमारी कभी
क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट नहीं थी। लोग ये कहते थे हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, लेकिन हरियाणा की जनता ने बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी दिया है और हरियाणा में हम लोगों ने सरकार बनाई है और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। इस समय झारखंड का चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनाव चल रहा है। बहनों भाइयों, यदि मैं कहूंगा कि इन दोनों स्टेट्स में बीजेपी आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट बनाने की ओर बढ़ रही है, तो आप ये कहेंगे कि आप तो बीजेपी वाले हैं, इसलिए आप यह बात कह रहे हैं। लेकिन मैं नहीं, बल्कि भारत की ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल सर्वे एजेंसीज भी सच्चाई को स्वीकार कर रही हैं कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली इलेक्शन में यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी सबसे आगे बढ़ रही है तो केवल और केवल बीजेपी बढ़ रही है। ये सारी इंटरनेशनल एजेंसी भी हकीकत को मानने लगी। इसलिए मैं आप सबसे यहां पर अपील करने आया हूं। आपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थुपसंग जी को चुनकर भेजा है, बहुत ही डायनेमिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थुपसंग चियांग जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जिनको की समस्याओं के संबंध में जानकारी रहती है। आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पार्लियामेंट में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम यदि कोई करता है तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थुपसंग चियांग जी ही करते हैं। बहनों भाई, और हमारी पार्टी में थुपसंग चियांग जी को बेहद एक सम्मान प्राप्त। आपने उन्हें तो चुन दिया, लेकिन उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज से भी यदि बीजेपी कैंडिडेट्स जो लोटस कमल चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं, यदि उनको भी आप जिताकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से थुपसंग जी के हाथ मजबूत होंगे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। वह गवर्नमेंट केवल बीजेपी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की गवर्नमेंट बनेगी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और मैं थुपसंग जी से एक बात और मैं कहना चाहता हूं। थुपसंग जी, चुनाव जीतने के बाद यदि आप सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव यदि जीत जाते हैं तो एक बार मुझे जरूर लेकर आइएगा इस लद्दाख कारगिल में। मैं दोबारा आना चाहूंगा, तो लंबा भाषण करने के लिए दोबारा नहीं आना चाहूंगा। दोबारा यदि आना चाहूंगा बहनों भाइयों, तो मैं शीश झुकाकर इस लद्दाख कारगिल की जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, इनका स्वागत करने के लिए मैं यहां पर आना चाहूंगा और इनकी अन्य बहुत सारी समस्याओं को सुनने के लिए आना चाहूंगा, गहराई से उनकी समस्याओं को समझने के लिए यहां पर आना चाहूंगा। इसलिए मैं आना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लेह के बहुत ही डायनेमिक कैंडिडेट जो चेरिंग दर्जी हैं, इन चेरिंग दर्जे लाकरुक, ये हमारे कैंडिडेट हैं। अभी एक मौलाना हमारे जो हाजी साहब जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कौन है, कहां से ला दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो लंबे हैं, चौड़े हैं। और बहनों भाइयों, जिस समय दोरजे बोल रहे थे आप लोगों ने देखा कितना अच्छा भाषण उनका हो रहा था, कितने प्रभावी तरीके से अपनी बात को रख रहे थे। तो लेह के लिए जैसा कैंडिडेट होना चाहिए वैसा ही कैंडिडेट लेह से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मिस्टर चेरिंग दोरजे को भारी मतों से जिताकर आप जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भेजें और साथ ही हमारे नुब्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिस्टर स्टैंजन बिलेट वहां के कैंडिडेट हैं और झांसकार से मिस्टर स्टैंजन लकपा वहां से कैंडिडेट हैं बीजेपी के, और कारगिल से हैं मिस्टर अब्दुल अजीज मुंशी। ये हमारे 4 कैंडिडेट हैं इस लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मैं आप सबसे ही अपील करना चाहता हूं कि कमल के
फूलपन का बचा